अधिकार प्राप्त थे, अतः प्रत्येक वर्ग से सैन्य और नागरिक अधिकारों की नियुक्ति होती थी। जबकि राजपूत वंशानुगत राजतंत्र में विश्वास करते थे और वे केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही उच्च पदों पर आसीन करते थे। इसी कारण उनको जनसाधारण का समर्थन प्राप्त नहीं रहता था। उनकी न्याय व्यवस्था जातीयता पर आधारित थी। इस कारण निम्न जाति का आत्मसम्मानी पुरुष अपने समाज से असंतुष्ट था। इसी कारण निम्न जातियों ने तुर्की आक्रमणकारियों की मदद की, चूँकि जनसाधारण की न तो प्रशासन में और न ही सुरक्षा कार्यों में कोई भागीदारी थी। अतः प्रजा और राजा के बीच कोई आत्मीय संबंध नहीं था। राजपूत सदैव युद्ध में ही व्यस्त रहते थे और जन कल्याण के कार्यों की ओर कोई ध्यान न देते थे। अतः प्रजा को इस बात से कोई मतलब न था कि कौन उनका राजा बन रहा है। इसके अतिरिक्त राजपूत शासक सदैव चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा में अपने पड़ोसियों से ही युद्ध में उलझे रहते थे। अतः ब्राह्मण आक्रमणकारी के विरुद्ध सदैव राजनीतिक एकता का अभाव रहा। राजपूतों की सामंती व्यवस्था ने भी उन्हें कमजोर बनाया। सामाजिक कारण। हिंदू सामाजिक व्यवस्था तुर्कों की विजय का महत्वपूर्ण कारण थी। राजपूत अनेक जातियों में विभक्त थे और प्रत्येक जाति की अपनी अलग अलग प्रथाएं थी। उच्च नागरिक एवं सैन्य प्रशासक वर्ग के लोगों को ही दिए जाते थे। अधिकांश सामंत भी शासक वर्ग से ही होते थे। इसी कारण जब कभी कोई श्रेष्ठ सेना नायक साधारण वर्ग से होता तो वे उसके नेतृत्व में लड़ना अपनी तौहीन समझते थे। भारतीय समाज वर्ण एवं जाति व्यवस्था के कारण कई वर्गों में बटा हुआ था। सामाजिक बुराइयां भारतीय समाज में घर कर गई थी। निम्न वर्ग और श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था। अतः समाज में दुर्बलता आ गई थी। जो समाज का शोषित वर्ग था वह बहुसंख्यक था। उसमें राज्य के प्रति सुरक्षा एवं विदेशी आक्रमण के प्रति प्रतिरोध की भावना का अभाव था। राजपूत स्वभाव से झगड़ालू और जिद्दी होते चले गए। उनमें शराब, जुआ, बहुविवाह, विलासिता आदि बुराइयां घर कर गई। उन्होंने स्वयं को सदैव विदेशियों से श्रेष्ठ समझा और उनसे संपर्क स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस कारण वे बाहरी देशों के रण कौशल संबंधी ज्ञान से अछूते रहे, जिसका पूरा लाभ मोहम्मद गोरी को मिला। धार्मिक कारण। भारत में अनेक धर्म विद्यमान थे। ये संप्रदाय भी उन उप संप्रदायों में विभक्त थे। अतः अनेक प्रकार के धार्मिक विश्वास एवं मान्यताएं भी प्रचलित थी। इन मान्यताओं के मूल में भारतीयों की व्यक्तिवादी मनोवृत्ति निहित थी, जबकि इस्लामिक समाज की एकता भारत के धार्मिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में असंभव थी। भारतीय नियतवादी एवं भाग्यवादी होने के कारण मुसलमान के समक्ष पराजय को भी पूर्व जन्मों का फल मानते थे। यही कारण था कि भारतीय ने कभी एकजुट होकर गौरी या अन्य मुसलमान आक्रमणकारियों का प्रतिरोध नहीं किया। दूसरी ओर तुर्कों ने भारत में जिहाद के नारे लगाए और हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी। व्यक्तिगत कारण। उपयुक्त सभी कारणों के अतिरिक्त व्यक्तिगत कारणों का भी मोहम्मद गोरी की विजय में अहम स्थान है। मोहम्मद गोरी उच्च स्तरीय सेना नायक था। उसे अनेक युद्धों का अनुभव प्राप्त था। उसमें एक अच्छे सेना नायक के जन्मजात गुण थे। हालांकि पृथ्वीराज चौहान एक बहादुर एवं योग्य सेना नायक था, लेकिन उसमें अनुभव की कमी थी। वह उतना अनुभवी और दूरदर्शी नहीं था जितना कि मोहम्मद गोरी था। इसी कारण पृथ्वीराज ने कोई भी गलती की तो गोरी ने उसका भरपूर फायदा उठाया। गोरी की सेना के अन्य सेना नायक भी अपने प्रतिद्वंदी सेना नायकों की तुलना में श्रेष्ठ थे। उपयुक्त सभी कारणों से मोहम्मद गोरी की विजय हुई और उसका राज्य भारत पर स्थापित हो सका। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम। उत्तर भारत में एक केंद्रीय सत्ता के स्थापित होने के साथ ही राजनीतिक परिस्थितियों में अंतर आया। भारत का संपर्क एशिया के अन्य देशों से 8वीं सदी में हिंदू समाज के पुनर्गठन परिणाम स्वरूप टूट गया और उसमें कट्टरता आ गई थी। इसी कारण भारतीय समाज एक लंबे समय तक एशियाई देशों से कटा रहा। गोरी की भारत विजय के बाद ही भारत के एशियाई देशों से संबंध स्थापित हो सके। तुर्की विजय का दूसरा परिणाम शहरी क्रांति था। राजपूत काल के पुराने शहर जो जातियों पर आधारित थे, में सभी वर्ग, जाति और संप्रदाय के लोग आकर रहने लगे। तुर्की प्रशासन ने न तो जाति पर आधारित समाज को स्वीकार किया और न ही जाति पर आधारित नागरिक अधिकारों को कोई मान्यता दी। श्रमिक वर्ग, शिल्पकारों और अधिकारहीन वर्ग के लोगों ने नए शहरों के निर्माण में नई सरकार को पूर्ण सहयोग दिया। ये शहर प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों के शक्ति केंद्र थे।
तुर्की विजय का तीसरा परिणाम यह हुआ कि युद्ध करना केवल एक जाति विशेष का कार्य नहीं रह गया, अब सेना में भर्ती सभी जातियों से होने लगी। घुड़सवार सैनिकों का प्रचलन बढ़ा, व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई। एक समान कानून व्यवस्था, व्यापार के नियमों और समान मुद्रा के होने से व्यापारिक गतिविधियां तीव्र हुई और व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गमन अधिक करने लगे। इससे व्यापार में प्रगति हुई। मुसलमानों के आगमन का भाषा पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। तुर्की विजय से पूर्व भारत में अनेक स्थानीय भाषाएं प्रशासनिक कार्यों के प्रयोग में लाई जाती थी। तुर्कों ने उच्च प्रशासनिक स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग किया। अमीर खुसरो के अनुसार फारसी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक बन गई थी। भारतीय भाषाओं में भी फारसी का पुट आ गया था। तुर्की विजय का जाति प्रथा पर प्रभाव पड़ा, जातिगत बंधन ढीले पड़ गए। इसका सीधा प्रभाव उन निम्न जाति के हिंदुओं पर पड़ा जो हिंदू समाज में अपमानित और कष्टमय जीवन जी रहे थे। इस्लाम में इस प्रकार की कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, इसी कारण उनका झुकाव इस्लाम धर्म की ओर हुआ। भारत में पर्दा प्रथा इस्लामिक संस्कृति की ही देन है। हो गया, बाकी अगला पार्ट में।